Hello friends, I'm Rishabh Mittal from Brain Maker Coaching Classes. Today we are discuss about the preamble. तो preamble करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। और अगर हम किसी अदर कंट्री की बात करें तो वहां पे यूके में कैसा संविधान है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात अलिखित संविधान है। तो अगर इसके इम्प्लीमेंट की बात की जाए तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट जैसे कि हमको पता ही है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। बट जो इम्प्लीमेंट है वो हुआ था 26 जनवरी को। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है 26 जनवरी 1930 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी को। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अकॉर्डिंग हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट्स हैं वो कई पार्ट्स में या शेड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं। तो जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था वो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम पार्ट्स की बात करें तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 22। बट आज उनकी संख्या कितनी है? 25। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल्स हैं जो हमारे 395 आर्टिकल्स जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो अब उनकी संख्या कितनी है? 448। और अगर शेड्यूल्स की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितने हैं? 8। और अब उनकी संख्या कितनी है? 12। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमको जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, प्रेम्बल। जो हमारा प्रेम्बल है वो उसका कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से। तो अगर उसके लैंग्वेज का सोर्स की बात की जाए तो लैंग्वेज जो है वो उसका सोर्स है ऑस्ट्रेलिया। तो लैंग्वेज कहां से अडॉप्ट की गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो जो इसका बेस है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर सेकंड मीटिंग की बात की जाए तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो थर्ड मीटिंग हुई थी तो वो हुई थी 13 दिसंबर को। तो ये चीज हमको याद रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को, और जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर को। और एक मेन बात जो है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा पास किया गया था 22 जनवरी 1947। जो हमारा
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पास किया गया था। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें अर्नेस्ट बार्कर की, तो उन्होंने अपनी बुक जो कि पब्लिश हुई थी 1951 में, उन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उन्होंने प्रियम्बल को डिस्क्राइब किया है एज ए की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे डिस्क्राइब किया है? की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा उन्होंने प्रियम्बल के बारे में बोला है कि प्रियम्बल इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ए एन पलखीवाला के अकॉर्डिंग हम देखें तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने प्रियम्बल को डिस्क्राइब किया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की, तो उन्होंने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है? उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दी है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में दी है, जो कि है आर्टिकल 32, जो कि है हमारा आर्टिकल 32। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसने बोला है? पंडित ठाकुर दास ने। और अगर हम बात करें कि सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किसने बोला है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है वो प्रियम्बल की जो अभी तक की सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है वो है 42nd अमेंडमेंट, जो कि हुई थी 1976 में। जो ये अमेंडमेंट थी इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। 3 वर्ड ऐड किए गए थे। फर्स्ट है सेकुलरिज्म, फिर देन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, अर्थात समाजवाद, पंथ निरपक्षवाद और अखंडता। ये जो हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो वो 1976 को हुई थी। जो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका रीजन है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट में चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। तो इस अगर ये भी बात जानने की जरूरत है कि जो इस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्रियम्बल के रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस हैं जो हमने देखने को मिले हैं, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेरूबेरी यूनियन केस जो 1960 में आया था। उसमें प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट जो केशवानंदा भारती केस है उसमें ये क्लियर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी चेंज्ड। उनके अकॉर्डिंग जो प्रियम्बल है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमको पता ही है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। बट पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में, कि इस केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बनी थी। जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है वो है 13 जजों की बेंच। 13 जजों की बेंच बनी थी, जिसमें 7:6 से डिसीजन फाइनल किया गया था। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं मेन वर्क की तरफ। तो जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है वो हमारा स्टार्ट होता है वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। कहां से स्टार्ट होता है?
वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं नेचर की। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो कैसा है। फर्स्ट है सोवरेन। इसका मतलब है कि हम जो कंट्री है वो सोवरेन है, अर्थात फ्री है। कि कंट्री जो है वो फ्री है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स में। हमारी जैसे कंट्री है इंडिया की हम बात करें, हमारी कंट्री इंटरनल मैटर में या एक्सटर्नल मैटर में बिल्कुल फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है। कोई भी कंट्री उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। और अगर हम अब बात करें सेकुलरिज्म की, जो कि ये जो सेकुलरिज्म है ये इकोनॉमिक टर्म में यूज किया गया है। किस टर्म में यूज किया गया है? इकोनॉमिक टर्म में, जिसमें पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में काम करेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षवाद। अर्थात अगर इसको समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें रिलीजन को ना तो एक्सेप्ट किया जाता और ना ही उसको डिनाई किया जाता। अर्थात जो धर्म है उसको ना तो स्वीकार किया जाता और ना ही उसको अस्वीकार किया जाता। तो ये टर्म नेगेटिव सेकुलरिज्म में यूज की जाती है। और जो पॉजिटिव है उसकी में ये क्लियर किया गया है जो स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। इसका अर्थ कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। जो स्टेट है सब धर्मों को एक समान ट्रीट करेगी। तो अगर हम नेगेटिव टर्म की बात करें तो इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है यूएसए। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका अर्थ है जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो होती है इलेक्ट बाय पीपल। हमारी गवर्नमेंट कैसी होती है? इलेक्ट बाय पीपल। और ये बात हमको जो डेमोक्रेसी के बारे में हमारे इब्राहिम लिंकन है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। उन्होंने कहा है टू द पीपल, फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल। ये जो हमारे इब्राहिम लिंकन है इन्होंने कहा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक की। जो रिपब्लिक होता है इसमें जो हेड ऑफ नेशन होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ नेशन कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हेड ऑफ द नेशन कौन है? हमारे पीएम। तो पीएम कैसे होते हैं? इलेक्टेड। तो आई होप आपको ये पांचों के 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसकी एम्स की तरफ। तो जो एम्स हैं वो फर्स्ट है जस्टिस, मतलब न्याय। ये जो जस्टिस है, ये जो एम है जस्टिस है, ये कहां से लिया गया है? रशिया से। कहां से लिया गया है?
रशिया से। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहा गया है कि जो हमारा न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हम न्याय हासिल कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तौर पे हम जो न्याय है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिबर्टी की। जो लिबर्टी है अर्थात स्वतंत्रता है, हमको पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने व्यूज एक्सप्लेन कर सकें, अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर सकें, कहीं भी विश्वास, हमारे हमारे जो रिलीजन बिलीफ्स हैं, ठीक है, हमारे फेथ हैं, वो अपने अनुसार काम कर सके। कुछ भी जो हमारे हमारे जो फ्रीडम राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, इसमें उसकी बात की गई है। इसका जो सोर्स है वो है फ्रांस। इसका सोर्स क्या है? फ्रांस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में। इसका अर्थ है जो हमारा स्टेटस है या अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल प्रोवाइड की जाएंगी, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सब स्टेट के लिए सब इक्वल है, किसी भी तरह को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फिटर्निटी की। फिटर्निटी की अगर बात करें तो हमारे जहाँ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम पाया जाता है, अर्थात हमको सिर्फ एक ही टाइप की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, जो कि हमको लेनी पड़ती है इंडिया। हमारी जो सिटीजनशिप है वो एक ही टाइप की सिटीजनशिप है, जो हम एक ही टाइप की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, वो है इंडिया की। और जैसे कि अगर ये दो टाइप का होता है, एक सिंगल और ड्यूल। अगर हम ड्यूल की बात करें तो यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है। इसमें सेंटर की जो है वो अलग सिटीजनशिप होती है और स्टेट की जो है अलग सिटीजनशिप होती है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, उसके बारे में ये कहा गया है कि हमारा देश है जो स्टेट्स को मिलाकर बना है, वो एकीकृत देश है। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये अखंड देश का हमारे देश का एक भाग है, इसको एक अलग नहीं किया जा सकता। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे साथ किसी भी टाइप का कांटेक्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं और सब्सक्राइब